तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं, डराती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये क्या हो रहा है। आज की जो कहानी है वो इसी तरीके से बेचैन करने वाली कहानी है। इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। जयपुर के एक पुलिस स्टेशन की ये तस्वीर है। एक महिला पुलिस वाली है, साथ में एक लड़की खड़ी है। इसकी उम्र 24 साल है, नाम आयुषी है। कानून की पढ़ाई कर रही है, यानी LLB। करोड़पति घराने से है, जमीन की कीमत ही करोड़ों में होगी। फादर राजस्थान हाई कोर्ट में मतलब क्लर्क की नौकरी करते थे। माँ भी राजस्थान अब हाई कोर्ट में है। लेकिन 24 साल की इस लड़की के दिमाग में, दिल में पता नहीं क्या हुआ कि इसने अपनी ही मां की सुपारी दे दी 7 लाख रुपए में और अपनी मां का कत्ल करवा दिया। जब ये गिरफ्तार हुई उसके बाद पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी, तब हमारे रिपोर्टर शरद कुमार, जो राजस्थान के ब्यूरो चीफ, वो उस थाने में पहुंचे। ये लड़की बाहर आई। खुद शरद सन्न थे, कोई भी सुनेगा सन्न होगा। एक 24 साल की पढ़ी लिखी, कानून की पढ़ाई करने वाली, अच्छे घर से, अमीर परिवार से, अपनी मां के का कत्ल क्यों करेगी? उसके कत्ल की प्लानिंग क्यों करेगी? यही सवाल पूछा शरद ने इस लड़की से कि तुमने मां को क्यों मारा? क्या तुम्हें अफसोस है? जिस मां ने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया उसे क्यों मारा? सारे सवाल पूछता रहा शरद, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, पहले सवाल का। बाकी किसी सवाल का जवाब नहीं। बुद्ध बनकर चेहरे को आप इसको देखें, हाव भाव देखें, मतलब पता करना आजकल मुश्किल है कि कौन कातिल है कौन नहीं। अपने ही घर में कातिल हो और हम सब अनजान हैं। कम से कम इस कहानी को देख सुनकर तो यही लगता है। एक बेटी अपनी मां का कत्ल या अपनी मां के कत्ल के लिए सुपारी कैसे दे सकती है? सोच सोच कर मतलब यकीन नहीं हो रहा है। तो पहले शरद कुमार ने जो कुछ इससे पूछा, इस पुलिस स्टेशन में 24 साल की इस लड़की आयुषी से, जिसमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, फिर भी मैं चाहता हूं आप सुने। इसके बाद कहानी शुरू करता हूं। कितना पढ़ाई किए हो? लास्ट ईयर BA। थोड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? हाँ, कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अकेले क्यों रहती थी आप? माँ से मिलती थी आप? वहाँ रहने का खर्चा वर्चा कौन देता था? माँ ही देती थी ना? ठीक ठीक है, ले जाओ। और हार्ड को रही है। तो सुना आपने, उसने सिर्फ पहले सवाल का जवाब दिया। जब पूछा कि कहां तक पढ़ी, उसने कहा BA किया था। चेहरे पर कोई भाव नहीं है, कोई गिला शिकवा, और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बताया ऐसे कोई पछतावा नहीं है। 24 साल की एक लड़की ने अपनी मां का कत्ल क्यों किया? कत्ल के लिए 7 लाख की सुपारी क्यों दी? इसकी वजह और भी ज्यादा हैरान करने वाली है।
24 साल की एक लड़की जो कानून की पढ़ाई कर रही है, वो चाहती है कि उसकी माँ जो सरकारी नौकरी कर रही है वो नौकरी उसे मिल जाए, और वो नौकरी मिलने की एक ही सूरत थी कि माँ की मौत हो जाए। अब माँ की मौत तो तब होगी जब मौत लिखी हुई है, लेकिन उसे इतना भी इंतज़ार करना मंजूर या गवारा नहीं था कि माँ की मौत का इंतज़ार करे। उसे लगा पता नहीं जब तक माँ अपनी मौत मरेगी तब तक ये नौकरी हाथ से चली जाएगी, उसकी उम्र निकल जाएगी, तो इसलिए अच्छा है कि उस माँ को ही मार दो। माँ के मरते ही सरकारी नौकरी उसे मिल जाएगी, और उसने मार दिया। है ना अजीब? पूरी कहानी राजस्थान के जयपुर की है। राजस्थान के जयपुर में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया थे विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा। घर में 4 लोग थे, विजय शर्मा, उनकी पत्नी नीरज शर्मा, उनकी बेटी, यही जिससे आप मिले, आयुषी, और एक छोटा बेटा। आयुषी से छोटा था भाई, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार था, पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। विजय राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी के पोस्ट पर काम करते थे, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी। ठीक ठाक नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी। जयपुर में उन्होंने 2-2 घर बनाए, परिवार से भी मजबूत थे, गांव में ज़मीन थी, आगरा एक्सप्रेसवे के पास करीब 5 बीघा ज़मीन है, करोड़ों की कीमत होगी, सब कुछ ठीक था। पर साल भर पहले अचानक विजय शर्मा की मौत हो जाती है। अब जब मौत हुई तो ये हुआ कि उनकी जगह पे अनुकंपा पे, जब किसी खास सिचुएशन में अगर किसी सरकारी नौकर की मौत हो जाती है तो उसकी जगह उसके करीबी रिश्तेदारों को नौकरी दी जाती है एक। तो विजय शर्मा की 1 साल पहले मौत हो गई। उस वक्त जस्ट आयुषी ने 12वीं पास किया था। अब ये हुआ कि एक परिवार के मेंबर को नौकरी करनी है, तो आयुषी ने कहा कि पापा की जगह ये नौकरी मैं करूंगी। माँ ने कहा ठीक, हर माँ चाहेगी उसके बच्चे फले फूले, अच्छी नौकरी करें। माँ ने कहा बेटा तुम कर लो। लेकिन आयुषी के मामा यानी कि नीरज शर्मा के भाई ने कहा कि बहन, तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, एक बेटा है जो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है, शायद पूरी जिंदगी तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। कल को आयुषी की शादी हो जाएगी, वो अलग घर में चली जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? तो अक्लमंदी इसी में है कि तुम अपने पति की जगह वो सरकारी नौकरी कर लो, तुम अनुकंपा में वो नौकरी ले लो, कम से कम सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और फिर बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ, और काबिल है बिटिया, पढ़ लिख कर अपने दम पर वो कोई सरकारी नौकरी हासिल कर लेगी। नीरज शर्मा को ये बात सही लगी भाई की। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं भाई। तो अब नीरज शर्मा ने कहा कि ठीक है, पति की जगह मैं राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी की नौकरी करूंगी। अनुकंपा पे वो नौकरी उन्हें मिल गई। जिस दिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, उसी दिन से माँ और बेटी की दुश्मनी की कहानी शुरू हो गई। आयुषी को लगा कि उसकी माँ ने उसका हक मान लिया। पापा की मौत के बाद पापा की नौकरी की हकदार वो थी, ना कि उसकी माँ। सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से घुस गया। वो अपनी माँ को दुश्मन मानने लगी कि जो नौकरी उसका हक था वो उसकी माँ ने ले लिया। अब माँ बेटी में अनबन शुरू हो गई। माँ को लगा कि चलो बच्ची है, समझाएंगे, मना लेंगे। उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, एलएलबी कर, फिर तुझे जो करना है, एग्ज़ाम में बैठ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ, जज बन जाना, सारी मदद करेंगे। तो पढ़ लिख के अपने आप अपनी काबिलियत के दम पर तू नौकरी हासिल करेगी। लेकिन आयुषी को शॉर्टकट चाहिए था। माँ की बातें या समझाने का कोई असर नहीं हुआ। हालत ये हो गई कि अब वो माँ का चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। इसी साल जनवरी में उसने अपनी माँ और भाई को छोड़ दिया, और उसके पिता ने जयपुर में जो 2 घर बना रखे थे वो पहले वाले घर, पुराने वाले घर में जाकर शिफ्ट हो गई। जो नया घर था उसमें माँ और बेटे रह रहे हैं। पुराने घर के पास ही आयुषी के ताऊ और उनका परिवार रहता था। अब वो अकेली उस घर में रह रही है। कभी कभार माँ को फ़ोन कर लेती, माँ कोशिश करती, माँ समझाती, फिर माँ को लगता बेटी है लौट आएगी, पर बेटी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। सोचते सोचते बेटी ने कहा कि अगर पापा के मरने के बाद पापा की नौकरी माँ को मिल सकती है
तो माँ के मरने के बाद तो फिर मुझे ही मिलेगी, क्योंकि भाई तो इस लायक है नहीं, मानसिक रूप से बीमार है। और दूसरा, फिर सारी प्रॉपर्टी, सारे घर, सारी ज़मीन भी मुझे मिल जाएगी। तो माँ को मार देते हैं। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई। अकेले हिम्मत नहीं हुई मारने की, तो उसने सोचा अब क्या करें। बड़ा उसने सोचा, सर्च किया, जो आजकल की जनरेशन करती रहती है। फिर लगा कि नहीं, बिना किसी को साजिश में शामिल किए हुए ये काम पूरा नहीं होगा। बराबर में उसके ताऊ और ताऊ का परिवार रहता था। ताऊ का एक बेटा बलराम, उससे उसकी ठीक ठाक बनती थी। उसने एक दिन बलराम से कहा कि भाई, मैं अपनी माँ को मारना चाहती हूँ, मुझे माँ की नौकरी चाहिए किसी भी कीमत पर। उसने उसे पहले समझाया, फिर उसने कहा देख, मदद करनी है तो बता। उसने कहा अच्छा तू मारेगी, तुझे नौकरी मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा जो आगरा एक्सप्रेसवे के करीब 5 बीघा ज़मीन है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, वो पूरी 5 बीघा ज़मीन तुझे दे देंगे। मुझे जयपुर के दोनों घर मिल जाएंगे, बाकी जो बैंक में वो होगा, और सबसे बड़ी जो मेरी ज़िद है, वो नौकरी मुझे मिल जाएगी, और उसके लिए मैं कुछ करूँगी। बलराम को लगा कि ये सच कह रही है। बलराम ने अपने पिता से बात की, यानी आयुषी के ताऊ से, मोहनलाल, और कहा ऐसे ऐसे वो कह रही है। मोहनलाल आयुषी से बात करते हैं, तुम क्या कह रही हो। उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम सही में 5 बीघा ज़मीन दे दोगे। उसने कहा अगर आप लोग मदद करेंगे। अब ताऊ और कज़न भी इस साजिश में शामिल हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, ये वो मारेंगे कैसे। तो उसमें यह भी था कि मौत ऐसी हो कि कत्ल न लगे, एक्सीडेंट लगे, क्योंकि कत्ल लगा तो फिर सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं माँ की जगह। तो क्लीन डेथ होनी चाहिए। इसके बाद तीनों मिलकर अब साजिश रचना शुरू करते हैं, और आखिर में तीनों एक ही राय पर पहुंचते हैं, और वो ये कि माँ को रोड एक्सीडेंट में मार दिया जाए। सबको लगेगा कि एक सड़क हादसा है, लेकिन असल में वो इन तीनों की प्लानिंग का एक हिस्सा होगा, यानी कत्ल। अब तीनों राजी। इसके बाद ताऊ और उसके बेटे अपने गांव जाते हैं भरतपुर। वहाँ उनके जानने वाले 1-2 रिश्तेदार 4 लड़कों को तैयार करते हैं और कहते हैं कि एक गाड़ी से एक महिला को उड़ाना है। अब कुल 7 लोग इस साजिश में शामिल हो गए। उन 4 लड़कों को सुपारी किलर के तौर पर हायर किया गया। कुल 7 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद पहले एक थार गाड़ी का इंतजाम किया गया कि थार गाड़ी से उड़ा देंगे। उससे पहले घर की पूरी रेकी शुरू हुई कि नीरज शर्मा कब कोर्ट जाती हैं, कब लौटती हैं, बेटे को कब डॉक्टर के पास ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें ले जाना होता था। महीने भर रेकी चली। फिर एक रोज़ रेकी के बाद जब ये लोग हो गए कि हाँ सब सही है, थार लेकर पहुंच गए घर के बाहर। एक घर के बाहर चौड़ी सड़क है, हाईवे टाइप। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से जब नीरज शर्मा गुजर रही थी, तब उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ और गाड़ी, कुछ और लोग आ गए। नीरज शर्मा बच गई, पर गाड़ी बहुत तेज़ी से उनके करीब से निकली। वो डर गई। जिस तरीके से गाड़ी निकली थी, उन्हें लग गया कि कोई उन्हें मारना चाहता है। नीरज शर्मा इतना डर गए कि इसके बाद छुट्टी लेकर वो अपने आप को उन्होंने घर में बंद कर लिया। घर के बाहर जालियां लगा दी, 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अब वो घर के बाहर ही नहीं निकल रही। सामान भी ऑनलाइन मंगा रही हैं। अब आयुषी इधर बेचैन है, माँ घर से बाहर नहीं निकल रही है। माँ को जल्द से जल्द मारना है, जल्द से जल्द नौकरी पानी है। क्या करे। फिर उसने दूसरा रास्ता अपनाया। अब उसने माँ के घर के अंदर नींबू, मिर्च, पत्थर अलग अलग लोगों से मास्क पहन के जाते फेंकवाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ताकि माँ डर जाए टोना टोटका और इस वजह से बाहर आए, कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास जाए। पर माँ बाहर नहीं आ रही थी। काफ़ी दिन बीत गए। अब इन्होंने एक दूसरी गाड़ी खरीदी, एक दूसरी मोटर कार, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में एक ड्राइवर और एक साथ में उसका साथी बैठेगा, और उसके बाद घर के बाहर सड़क किनारे मोटरसाइकिल पर 2 लड़के, जो सिर्फ देखेंगे कि कब नीरज घर से बाहर निकलती है। वो इशारा करेंगे, स्कॉर्पियो वाला 100 मीटर दूरी पर होगा। जैसे ही इशारा करेगा, वो गाड़ी को स्टार्ट करेगा और फिर तेज़ी के साथ उछलता हुआ निकल जाएगा। रेकी चलती रही। इत्तेफाक से बेटा बीमार रहता था, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार था वो।
तो गुंजाइश भी नहीं थी कि वो डॉक्टर के पास ना ले जाए, क्योंकि और कोई मदद भी नहीं, बेटी छोड़कर दूसरे घर में थी। 3 जुलाई को नीरज अपने घर से निकलती हैं बेटी के साथ। शाम करीब 4 साढ़े 4 का वक्त होगा, और पास में एक डॉक्टर है जहाँ पैदल जाना होता है। इधर घर के बाहर महीने से पहली कोशिश नाकाम होने के बावजूद भी कातिल बैठे रहते हैं मोटरसाइकिल पर। स्कॉर्पियो 100 मीटर दूर खड़ी रहती है कि जब मौका मिलेगा मार देंगे। 3 जुलाई को जब वो निकली, क्लिनिक पहुंची, रेकी करने वाले लड़के ने फ़ोन किया आयुषी को कि तुम्हारी मम्मी निकल गई हैं, क्लिनिक गई हैं। अब ये भी था कि साथ में भाई है, कहीं भाई भी ना मारा जाए। आयुषी ने प्लान बनाया। जैसे ही उस लड़के ने बताया जो रेकी कर रहा था कि माँ तुम्हारी क्लिनिक में है, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, कहा माँ मुझे बहुत अर्जेंट आपसे बात करनी है, आप 5 मिनट के लिए घर आ सकती हो। माँ ने कहा कि बेटा मैं तो उसको लेकर आई हूँ भाई को दिखाने। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब तक डॉक्टर देखेंगे, उसकी फिजियोथेरेपी भी चल रही थी, वो करेंगे, उसमें 1 घंटा लगेगा, आप उसको डॉक्टर के पास छोड़कर आ जाइए, 5 मिनट लगेगा। माँ को लगा बेटी एक तो छोड़कर दूर गई है, नाराज़ है, चलो बेटी की बात मान लेते हैं, बेटी बुला रही है, शायद बदल गई हो, वापस घर आना चाहती हो। इस उम्मीद में माँ क्लिनिक से बाहर निकलती है। एक सुपारी किलर क्लिनिक के बाहर भी था। जैसी वो बाहर निकली और अकेली, उसने सड़क किनारे मोटरसाइकिल पर बैठे अपने दूसरे साथी को फ़ोन किया कि वो अकेली जा रही है। अब उसे पता था कि एक सड़क किनारे चलते हुए वो अपने घर तक जाएंगी। सड़क किनारे वाले ने जब देखा कि वो सड़क के करीब आ रही, तब उसने स्कॉर्पियो वाले को सिग्नल दिया। जैसे ही सिग्नल मिला, 100 मीटर दूरी पर खड़ा स्कॉर्पियो तेज़ी के साथ 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रफ्तार थी, स्पीड, और बिल्कुल सड़क किनारे चल रही, नीरज को टक्कर मारता है। नीरज सड़क की इस तरफ से उस तरफ उछल कर गिरती, करीब दूरी पर। उधर 2 लोग बैठे थे, वो भी उसकी वजह से घायल हो जाते हैं, और स्कॉर्पियो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग देखते हैं, उन्हें पता था कि ये यहाँ रहती हैं। फिर आयुषी को फ़ोन जाता है, आयुषी पहुँचती है, रोती है और अपने मामा को फ़ोन करती है कि मामा किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, मम्मी नहीं रही। मामा सुनकर बदहवास आते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल तब तक पहुँच चुके थे, डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर चुका था। फिर उनकी लाश उसी रात गांव ले जाया जाता, राजस्थान में ही गांव ले जाने के बाद अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन गांव में उस अंतिम संस्कार के दौरान और मौत के बाद से मामा एक चीज़ महसूस करते हैं कि आयुषी के हाव भाव बदले हुए। उन्हें लगा एक बेटी जिसके 1 साल पहले जिसने अपने पापा को खोया और अभी माँ की मौत हुई है, लेकिन उसके रंग ढंग अलग दिख रहे। उन्हें शक हुआ। जानकार पुलिस वाले थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया, सिर्फ एक लाइन कही कि सिर्फ चेक करो, जांच कर लो कि एक्सीडेंट है कि नहीं। अब राजस्थान हाई कोर्ट में एक सरकारी कर्मचारी की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। पुलिस वालों से कहा गया, पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पहली जो तस्वीर सामने आई वो यही सीसीटीवी तस्वीर आई उस घर के सामने से, जिसमें वो स्कॉर्पियो एक उड़ाते हुए जा रहा। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए दूर दूर तक। उन तस्वीरों में अजीब चीज़ पाई। उन्होंने देखा कि जिस वक्त नीरज सड़क के किनारे चल रही थी, बिल्कुल किनारे थी, सड़क खाली थी, कोई नहीं था, ना दूसरी गाड़ी थी, फिर भी स्कॉर्पियो किनारे आकर टक्कर मारता है। इसका मतलब है ये अनजाने में नहीं, जानबूझकर हुआ। और सीसीटीवी खंगाला गया तो देखा गया कि एक दूसरे सीसीटीवी में स्कॉर्पियो 100 मीटर दूर सड़क किनारे खड़ी हुई है काफ़ी देर से, और जैसे ही नीरज सड़क पर आती हैं वो गाड़ी स्टार्ट होती है। एक और सीसीटीवी से पता चला कि इसी सड़क की दूसरी तरफ एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का बैठा है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो लड़का मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और सीधे चला जाता है। वो पलटकर ये भी नहीं देखता कि एक्सीडेंट हुआ, इस लेडी का क्या हुआ। अमूमन लोग एक बार देखते हैं। आगे के सीसीटीवी फुटेज देखा तो देखा वहाँ एक और मोटरसाइकिल, उस पर एक और लड़का, और ये लड़का जो मोटरसाइकिल से गया उसने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी, उसके मोटरसाइकिल पर बैठा और वहाँ से दोनों निकल गए।
एक और सीसीटीवी में देखा कि वही स्कॉर्पियो कार जो आगे से जिसके सब टूट फूट गए, वो लावारिस कहीं पार्क है। जब ये सारी चीज़ें देखी तो सबसे पहले पुलिस उस स्कॉर्पियो तक पहुंची। उसके नंबर से पता चला हरियाणा का नंबर था। नंबर प्लेट से ओनर तक पहुंची। ओनर ने कहा, साहब ये गाड़ी है तो मेरी, पर एक शख्स हेमंत नाम का ये किराए पर ले गया 35,000 रुपये में। उसने कहा, कहाँ का है? अब हेमंत उसी गांव का था जिस गांव की ये नीरज थी। हेमंत को जब उठाया गया तो हेमंत ने कहा कि साहब मैंने तो ये गाड़ी किराए पर ली थी मोहनलाल के कहने पर। मोहनलाल यानी आयुषी का ताऊ। अब पुलिस मोहनलाल के पास पहुंची। मोहनलाल के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने अपने अंदाज में पूछा, मोहनलाल खुल गया। फिर उसने पूरी कहानी बताई। अब जब कहानी बताई और पुलिस ने सुना तो पुलिस खुद सन्न और हैरान कि एक बेटी अपनी माँ के मर्डर की प्लानिंग कर रही है और सुपारी दे रही है। 7 लाख का बजट रखी हुई उसके मौत के लिए। पुलिस अब गांव पहुंचती है क्योंकि अभी माँ का अंतिम संस्कार हुआ है। पूरा गांव सोगवार है, सब शोक मना रहे हैं। और पुलिस कहती है, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कानून की पढ़ाई करने वाली 24 साल की ये लड़की पुलिस को कानून पढ़ाने लगती है कि आप मुझसे इस तरह पूछताछ नहीं कर सकते, आप मुझसे इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। पुलिस वालों को लगा कि एक तो माहौल अलग है। पुलिस वालों ने बड़े हिकमत से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया और उससे कहा कि देखो, गलत मत समझो, तुम्हारी माँ की एक्सीडेंट में मौत हुई। एक्सीडेंट के केस में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो तुम्हारे बयान दर्ज करने हैं, तुमको बस पुलिस स्टेशन तक चलना, उसी गाँव के। लड़की को लगा कि चलो ठीक है, ये बयान दर्ज करेंगे मेरा। पुलिस की गाड़ी में बैठी। एक बार गाड़ी में बैठी, फिर पुलिस की गाड़ी उस गांव के थाने नहीं पहुंची, सीधे जयपुर आ गई। जयपुर में लाने के बाद अब वो पहले तो शोर मचाने लगी, आपने क्या किया, क्यों लाया, उसके तेवर ही अलग थे। फिर पुलिस ने कहा रुको। उसके बाद उसे दूसरे कमरे में ले गई। तब तक ताऊ का कि 4 सुपारी किलर, वह स्कॉर्पियो गाड़ी थाने में थी, सीसीटीवी के फुटेज पुलिस वालों के सामने, सबको जब एक साथ दिखाया उसके तेवर कम हो गए। फिर पुलिस ने कहा, अब तुम कबूल कर लो। और तब आयुषी ने कबूल किया कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी माँ की वो सरकारी नौकरी चाहिए थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और इसलिए उसने अपनी माँ को मार डाला। और ये उसी थाने की तस्वीर है जिससे वो बाहर आई थी और फिर अंदर गई। इस कहानी को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस कहानी का खात्मा आयुषी की इसी तस्वीर से करूं। बस इसे देखिए, गौर से देखिए, देखते जाइए और सोचिए। एक बेटी एक अदद सरकारी नौकरी के लिए उस कोख और गोद को भी भूल गई जिससे उसने जन्म लिया, और वो गोद जिसमें पहली उसकी बार दुनिया देखी उसने बैठकर, एक अदद नौकरी के लिए। ये वो आयुषी है। मंगेतर, पति, पत्नी, न जाने क्या क्या, और अब बेटी के हाथों एक माँ का कत्ल। मैंने पहले भी कहीं कहा, आज फिर कह रहा हूँ, जितना सोचना है सोच लीजिए और सिर्फ एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। एक रिश्ता बता दीजिए जिसके साथ जुर्म ना हुआ, सिर्फ एक रिश्ता। अगर याद आए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।